नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप भी फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको जालसाजी से जुड़ी हुई जानकारी देंगे, साथ ही जालसाजी से जुड़ी हुई कानूनी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। जालसाजी एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति या संस्था छलना के प्रयास के साथ ही एक लेखन में भी फेरबदल किया जाए। जालसाजी के लिए फर्जी दस्तावेज जिसमें शामिल है, और ऐसे में बताया भी जाता है वैसे हर बदले हुए दस्तावेज या पत्र जालसाजी के भीतर नहीं आते हैं। इन दस्तावेजों के उदाहरण है सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, चेक, शेयर प्रमाण पत्र, पेटेंट दस्तावेज, दवा का पर्चा आदि। जालसाजी धोखाधड़ी करने के इरादे से एक झूठा दस्तावेज बनाना है, उपयोग करना है, बदलना है या फिर उसे रखने से जुड़ा हुआ भी ये मामला है। जालसाजी एक झूठे दस्तावेज का निर्माण या एक प्रामाणिक को बदलना भी कहा जा सकता है। जालसाजी एक ऐसा अपराध है जिसे सभी 50 राज्यों में और संघीय राज्य द्वारा एक रूप से वर्गीकृत किया गया है। जालसाजी के अपराध के कई पहलू हैं और किसी को दोषी पाए जाने से पहले सभी को सिद्ध करना बेहद जरूरी हो जाता है। जालसाजी पर हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल जी आपको बेहतर तरीके से जानकारी देंगे, ज्यादा जानकारी देंगे। ऋषिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार जी ऋषिपाल जी, आपको जालसाजी से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलुओं को समझाने की कोशिश करेंगे, जानकारी देंगे विस्तार से। अगर आपका भी जालसाजी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। एक बार फिर से आपको हम अपना विषय बता देते हैं। विषय दरअसल यही है कि जालसाजी से जुड़ी हुई कोई भी आपको कानूनी मदद चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, फोन करिए और अपनी समस्याओं का समाधान आप पूछ सकते हैं। अगर आप भी जालसाजी का शिकार हुए हैं तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपको आगे का कानूनी तौर पर किस तरह का रास्ता अख्तियार करना है। फोन लाइन्स खुल चुकी है। नंबर एक बार बता देते हैं आपको, 7065013841 ये हमारा नंबर है। अगर इस नंबर पर कॉल नहीं लगती, दूसरा नंबर भी आप डायल कर सकते हैं, 8377009636। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल करिए और अपनी जो समस्या है उसका समाधान आप ढूंढ सकते हैं। तो ऋषिपाल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषिपाल जी, सबसे पहले क्योंकि जालसाजी की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर तौर पर किसी की जिंदगी की अगर हम बात करें तो हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी शायद इस तरह का दौर आता है जब उस जालसाजी का शिकार होता है, या तो हो चुका होता है या फिर इन फ्यूचर हो सकता है। तो जालसाजी की कानूनी परिभाषा क्या है ये अपराध? देखिए, एक तो नेहा आपको बताऊं, जालसाजी के अपराध को कानून में और आईपीसी में बहुत ही गंभीर अपराध के रूप में माना है और इसकी सजा जो है वो लाइफ टाइम तक की सजा, आजीवन कारावास भी इसके अंदर हो सकता है जी। जालसाजी को अगर हम समझते हैं तो जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि कोई भी जो डॉक्यूमेंट होता है या कोई भी कागजात या दस्तावेज होता है जो फॉल्स बनाया जाता है, यानी जिसका अस्तित्व नहीं है और वो वैसा बनाया जाता है। जैसे मानिए किसी के नाम विल नहीं हो, उसके नाम विल बनाई जाती है। कोई बिल ना हो, झूठा बिल बनाया जाता है। कोई और जनरल पावर अटॉर्नी बनाई जाती है, सेल डीड बनाई जाती है जो है नहीं, जो फॉल्स है, जो आपको पता है कि इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन अपना फायदा पहुंचाने के लिए और दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए जब किसी डॉक्यूमेंट का निर्माण किया जाता है, जब किसी दस्तावेज का झूठा निर्माण किया जाता है तो वो जालसाजी की कैटेगरी में आता है। बिल्कुल, तो ये है जालसाजी की परिभाषा जो कि हमें ऋषिपाल जी ने बताई है कि क्या कुछ जालसाजी के तहत आता है। ऐसे में ऋषिपाल जी, ऑनलाइन फ्रॉड होने पर कानूनी कार्रवाई आखिर कैसे करें? क्या ये भी जालसाजी के तहत आता है क्या? देखिए, अब जो डॉक्यूमेंट वर्ड की जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन में पहले केवल जो कागजी जो पत्र हुआ करते थे वो थे। अब जो इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक जो डॉक्यूमेंट्स है, वो भी उसी तरीके से उसको माना जाता है जैसे कि एक डॉक्यूमेंट को, एक कागजात को में छेड़छाड़ करते हैं, ऐसे ही किसी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के अंदर, किसी फेसबुक अकाउंट के अंदर या बैंक अकाउंट के अंदर किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ की जाती है तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ही माना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट ही माना जाता है। उसकी सजा भी उतनी ही है जितनी आपने कागज के रूप में जो आपने कोई छेड़छाड़ करी है या उसके साथ जालसाजी करी है।
ठीक है। ऋषिपाल जी, वेबसाइट हैक हो जाना, बैंक अकाउंट हैक हो जाना आदि, ये भी क्योंकि आपने कहा कि पहले डॉक्यूमेंट की बात होती थी, लेकिन अब क्योंकि ऑनलाइन तरीके से तमाम चीजें हो रही हैं, तो क्या ये भी एक जालसाजी के उदाहरण के तौर पर हम कहें कि निश्चित तौर पे अगर वेबसाइट है, वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन आपने दे रखी है, अगर वो हैक हो जाती है, उनकी इन्फॉर्मेशन को कोई बदल देता है, उसमें कोई झूठी इन्फॉर्मेशन डाल देता है, उसको बढ़ा देता है, या मान लीजिए आपके अकाउंट को में से पैसे निकाल लेता है, अगर पैसे निकालता है तो झूठी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डालता है, तो ऐसी स्थिति में जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जो भी आपका रिकॉर्ड है, अगर रिकॉर्ड के साथ कोई भी छेड़छाड़ की जाती है तो वो जालसाजी की कैटेगरी में आती है। तो और उसकी सजा जो है 467 के अंदर लाइफ टाइम तक की उसकी सजा है। तो ये अपने आप में बहुत गंभीरता के साथ कोर्ट इसको लेकर चलती है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आप देख रहे हैं लगातार इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी उसी तरीके से लिया जाता है जैसे कागजी रूप में एविडेंस है। जी ऋषिपाल जी, फर्जी तरीके से भूमि बेनामे के बारे में भी हम बात करेंगे आपसे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। विवेक जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। माफ कीजिएगा, विजय जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। आप कहाँ से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, और दूसरी बात, आपका सवाल क्या है ये भी बताइए। हेलो मैडम जी। हाँ, मेरी बीवी का निधन हो गया है जी। और उनके मैके वाले कहते हैं कि मेरे नाम से उन्होंने विल कर दिया है। मैंने अपने नजदीकी कोर्ट में वारसा के लिए अर्ज किया हूँ। उसकी 1 महीना मुदत पूरी समाप्त हो गई। अब मेरे को वारसा मिलने वाला था, लेकिन उनके वकील ने आके मैं अभी प्रोडेक्ट दाखिल करने वाला हूँ ऐसा बोल के वो तारीख बढ़ा रहा है और मुझे वो नहीं मिल रहा है वारसा प्रमाण पत्र। अब आप क्या चाह रहे हैं? अब आप क्या चाह रहे हैं विजय जी? राय हेलो जी, आवाज नहीं आता है मैडम? विजय जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। अब आप ये बताइए कि अब आप क्या पूछना चाहते हैं इस विषय पर? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी बीबी के मृत्यु के बाद मैंने मेरा वारसा प्रमाण पत्र निकालने के लिए अर्ज किया। वो 2-3 दिन मिलने वाला था, 1-2-4 दिन में। तो लास्ट की तारीख को उनके मैके वाले आ गए, उनका भांजा, और उन्होंने कहा कि मेरे नाम से उन्होंने वसीयत की है। अभी 1.5 महीना हो गया, लेकिन अभी तक मेरे को वारसा नहीं मिला और वसीयत भी दाखिल नहीं कर रहा, उन्हें कुछ भी नहीं, और मेरे को टाइम पास कर रहा मेरा वो। ठीक है ऋषिपाल जी, आप समझ पा रहे हैं सवाल को? क्या मेरा जहाँ तक मैं समझो, ये कह रहे हैं किसी कहीं जॉब करते हैं, कोई किसी सैलरी इनको नहीं मिली है? इनका सवाल कुछ अलग है। इनका सवाल ये है कि शायद जहां तक मैं समझ पाई हूँ कि इनकी जो वाइफ है उनका देहांत हो गया है, उसके बाद उनके जो घर वाले हैं वो आ गए हैं। क्या आप विजय जी मृत्यु प्रमाण पत्र की आप बात कर रहे हैं? हाँ, मृत्यु पत्र में हाँ, उनका भांजा कहता है कि मेरे नाम से उन्होंने वसीयत कर दी है और मेरे पास उनका विल है, लेकिन मेरा संपत्ति को लेकर सर ये पूरा विवाद है जहां तक हम समझ पाए। अच्छा। संपत्ति को लेकर विवाद। ये वसीयत की बात कर रहे हैं कि इनका भांजा कह रहे हैं कि वसीयत मेरे नाम कर दी है। बिल्कुल। देखिए, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको लगता है वो डॉक्यूमेंट झूठा है और वो डॉक्यूमेंट नहीं बनाया गया है, तो आप जिस जगह रहते हैं वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एक डिक्लेरेशन का सूट आप फाइल कर सकते हैं कि ये जो वसीयत है ये झूठी वसीयत है और लिहाजा इस वसीयत को नल एंड वाइड और इसको रद्द की जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको अधिकार है कि डिस्ट्रिक्ट जज में जो आपको निकटतम जो डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट है वहाँ जाइए और वहाँ पे आप दावा फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसके लिए आपको सबूत भी इकट्ठा करना होगा। अगर आपके पास सबूत है तो वहाँ पर जाके आप पूरी तरह से कहीं ना कहीं सबूत में तो क्या है कि जो उनकी पत्नी के सिग्नेचर है, एडवोकेट सिग्नेचर है, वो होंगे, और जो व्यक्ति क्लेम कर रहा है कि जो विल मेरे पास है, तो वहाँ की जो एफएसएल होती है, गवर्नमेंट जो संस्था होती है, वहाँ पे चले जाएंगे, सिग्नेचर वेरीफाई हो जाएंगे। अगर सिग्नेचर नहीं मिलते हैं तो प्रूव हो जाएगा कि वो बिल जो झूठ। बिल्कुल विजय जी, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बहुत छोटी सी समस्या है और आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। आप इसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं। एफआईआर भी आप दर्ज करा सकते हैं अगर झूठी कोई दावेदारी कर रहा है तो उम्मीद करते हैं आपकी समस्या का निदान आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। एक बार फिर से अपने विषय पर ऋषिपाल जी हम लौटते हैं, क्योंकि आज हम बात जालसाजी की कर रहे हैं। फर्जी तरीके से भूमि बेनामे या जालसाजी होने पर आखिर क्या करें?
देखिए, अगर मान लीजिए किसी ने फर्जी बेनामी बना लिया है, सीडी बना ली है, तो सबसे पहले आपका काम है जो निकटतम पुलिस स्टेशन है वहां पे जाके आप अपनी कंप्लेंट दी। और जो जालसाजी है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक संज्ञेय अपराध है। पुलिस बाउंड है कि आपकी स्थिति में वो तुरंत जो है आपकी एफआईआर दर्ज करेगी। हो सकता है वो देवर की क्रिमिनल इंक्वायरी जो है इंक्वायरी कंडक्ट करे, लेकिन वो ड्यूटी बाउंड है कि आपके जो अपराधी है उसके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज करेगी। इन केस अगर वो एफआईआर दर्ज नहीं करती तो निकटतम जो मजिस्ट्रेट है वहां पर जा सकते हैं और 156(3) के अंदर आप अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं और मजिस्ट्रेट से ये गुहार लगा सकते हैं कि आपके केस में एफआईआर दर्ज की जाए। तो ऐसी स्थिति जैसा आपने बताया है, अगर कोई झूठी बेनामा बना लिया है तो शर्ते तौर पर एफआईआर दर्ज होगी और अपराधी पकड़े जाएंगे। और इस तरह के केसेस में सर किस तरह की सजा का प्रावधान है या फिर किस तरह के जुर्माने का प्रावधान है, ये भी थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, मैंने जैसे सबसे पहले आपको बताया कि सेक्शन 467 जो है इसमें प्रोविजन सबसे ज्यादा, उसमें जो सजा का प्रोविजन है लाइफ तक है। लाइफ टाइम अगर मान लो को प्रूव होता है किसी व्यक्ति ने जालसाजी कर रखी है तो प्रोविजन तो इतने सख्त है, सजा तो इतनी सख्त है, लेकिन अक्सर हमने कोर्टों में देखा है कि जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो विवाद होते हैं वो कुछ समय के बाद जो होते हैं ये सेटल भी हो जाते हैं, लोग अपनी गलती मान भी लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग कोर्ट चले जाते हैं और क्वेश्चन करा लेते हैं, लेकिन कानून उन पे पूरी तरह सख्त है, पुलिस पूरी तरह सख्त है। अगर कोई जालसाजी करता है, कोई चीटिंग करता है तो बहुत आसानी से बेल भी उसको नहीं मिलती। बिल्कुल, तो कानून तो बहुत सख्त है, उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान भी इसके अंदर है। और आज हम बात दरअसल जालसाजी की कर रहे हैं। जालसाजी क्या होती है, ये फ्रॉड क्या होता है, कैसे होता है और साथ ही साथ इसमें किस तरह की सजा का प्रावधान है, कैसे आपको बच के रहना होगा और इसमें कानूनी प्रावधान क्या है। इस वक्त हमारे साथ एक फोन लाइन पर दर्शक ऋषिपाल जी जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अमित जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। संबंधित एक सवाल पूछना था वकील साहब से। जी हाँ जी मैम, ये जो है ना केंद्रीय कानून उत्तराधिकार में ये है कि जैसे संपत्ति में बेटियों का अधिकार होता है, चाहे विवाहित हो अविवाहित हो, सबका नाम चढ़ता है जी। और जैसे राज्य सरकार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो सरकार है इनका राज्य कानून ये है कि यहाँ विवाहित पुत्री का नाम नहीं जोड़ा जाता, यहाँ इनका नाम काट दिया जाता है। अगर विवाहित पुत्री है किसी की, उसके माता पिता की डेथ हो जाती है तो दादी को चली जाती है वो जमीन, और दादी की डेथ हो जाती है तो उसके चाचा ताऊओं पर चली जाती है। विवाहित पुत्री का नाम नहीं जोड़ता, इकलौती पुत्री भी होगी तो उसका नाम नहीं जोड़ते हैं ये लोग उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। कि राजस्थान हरियाणा मध्य प्रदेश में यहाँ बेटियों को चाहे 7 साल तक भी वो बेटी उसमें अपना ऑब्जेक्शन कर सकती है कि अगर कोई भाई उसका अधिकार ना ले रहा, उसका अधिकार ले ले तो वो उसका उसे अपना राइट है 7 साल तक। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में यहाँ विवाहित पुत्रियों को नाम काट दिया जाता है, चाचा ताऊओं पर जमीन चली जाती है। तो मैं वकील साहब से पूछना चाहता कि उत्तराधिकार में उत्तर की बेटियों को कैसे अधिकार मिले, उत्तराखंड की बेटियों को। ठीक है ऋषिपाल जी, हाँ आप समझ ही गए होंगे सवाल क्या है। मुझे लगता है मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है कि विवाहित जो पुत्री होती है उनको विरासत में कुछ नहीं मिलता, या फिर जो जिनकी संपत्ति होती है उनकी डेथ होने के बाद वो जो संपत्ति है विवाहित पुत्री की बजाय बाकी लोगों को मिलती है लेकिन उनको नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो कानून है उसके मुताबिक क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो आप समझ लीजिए उत्तराखंड और जो उत्तर प्रदेश है, जो भूमि से संबंधित जो कानून है हमारे यहाँ क्या है, हर राज्य में अलग अलग थोड़े परिवर्तन। लेकिन जो आया नया परिवर्तन आया है सक्सेशन एक्ट के अंदर, सक्सेशन एक्ट के अंदर अब जो है हर पुत्री को पूरा अधिकार है संपत्ति के अंदर। जो पिता की संपत्ति होती है जैसे पुत्र को अधिकार होता है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात क्लैरिफाई कर दिया है कि हर पुत्री को उतना ही अधिकार होगा जितना कि उसको पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में कानून में परिवर्तन आ गया है। एक बार दोबारा से जिस भी राज्य में आप रहते हैं वहाँ के जो लोकल वकील हैं आप उनसे मिलिए, अब और पहले कानून में अंतर है और दोबारा से आप पिटीशन डाल सकते हैं और अपने अधिकार को ले सकते हैं। बिल्कुल, तो अमित जी उम्मीद करते हैं कि आपको अपनी समस्या का समाधान मिल गया होगा और आपका जो सवाल है उसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। राम साहू जी इस वक्त हमारे साथ रीवा से फोन लाइन पर हैं। राम साहू जी बहुत स्वागत है आपका, सर अपना सवाल पूछिए। हेलो, आवाज मिल पा रही है आपको सर? हाँ तो मैडम जी बोल सकते हैं। हाँ जी बताइए, सवाल क्या है आपका? हमको हेलो जी सवाल पूछिए अपना। हमको आवाज नहीं मिला है, रीवा एमपी है। राम साहू
आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है और आपसे उम्मीद करती हूँ, आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि एक बार फिर से आप कॉल करिए। और जब भी आप कॉल करते हैं, तमाम दर्शकों से मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी आप कॉल करते हैं कृपया आप नेटवर्क क्षेत्र में रहें, फोन की आवाज सुनकर ही रिस्पॉन्ड करें और टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें ताकि बेहतर संवाद आपके साथ हो सके और आप बेहतर तरीके से अपने सवाल का जवाब ले सके। बहरहाल एक बार फिर से ऋषिपाल जी हम विषय पर लौटते हैं। सवाल ये है कि धारा 420 के तहत क्या आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है इस तरह के केसेस में? देखिए 420 के अंदर चीटिंग है और 463 के अंदर फोर्जरी है, यानी उसमें जालसाजी और उसमें धोखाधड़ी है। अक्सर लोग जो जालसाजी करते हैं उनका पर्पस जो है धोखाधड़ी करना ही होता है। तो अक्सर हमने देखा है जब कोर्ट में केसेस होते हैं तो अक्सर 99.99 जो केसेस होते हैं वो जालसाजी और धोखाधड़ी से मिले जुले होते हैं, 420 से रिलेटेड होते हैं। तो 420 जो है, जो चीटिंग है, वो भी अपने आप में कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध है। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ कोई धोखाधड़ी करता है तो आप पुलिस में जा सकते हैं और पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करें। इन केस जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस तरह के केसेस में सर क्या बेल मिल सकती है क्या? इस तरह के केसेस में अधिकांश केसेस में हमने देखा है कि अगर मान लो किसी पैसे से संबंधित किसी व्यक्ति ने अपराध किया, चीटिंग करी है, तो बेल मिलना आसान नहीं होता। और कोर्ट भी कोशिश करती है अगर किसी व्यक्ति ने कोई बहुत बड़ी पैसे की चीटिंग कर रखी है और पैसे को जब्त कर लिया है तो कम से कम बेल पर भी कुछ अमाउंट जो है वो कंप्लेंट को दिलवाए कि आपने इतना पैसा इनका जब्त किया है, पहले पैसे वापस कीजिए, केस चलता रहेगा, इससे बाद में साबित हो कौन गलत है कौन सही है, लेकिन कम से कम पैसे को वापस कीजिए। कोर्ट काफी सख्त रहता है, कोशिश करता है, शिकायत करता है कि पैसों को दिलवाने। जालसाजी कर प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर सिम हासिल कर और फिर उनके जरिए ऑनलाइन बैंक खाते खोलकर अवैध तरीके से सर जो बैंक अकाउंट खोलने पर किस तरह के जुर्माने या फिर सजा का प्रावधान है? और ये जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है इस चीज का कि कॉल्स आती हैं और कहते हैं कि हम आपको लिंक सेंड कर रहे हैं, आप उस पर क्लिक करके आप उस पर बस क्लिक कर दीजिए और इंफॉर्मेशन आप फिल कर दीजिए। इस तरह की बहुत सारी कॉल्स आती है और मुझे लगता है दर्शक इसके बारे में जानना चाहते होंगे ये आखिर किस तरह की जालसाजी होती है और इसकी शिकायत कहां पर कर सकते हैं, किस तरह के जुर्माने का प्रावधान है और कितनी सजा है इसके अंदर? देखिए तो जालसाजी में दो प्रोविजन है, एक है 467 और एक है 468 जी। जो भी डॉक्यूमेंट या कागजात ऐसा बनता है जिसके अंदर अपराधी अपना अपराध, उसका जब अपराधी कोई डॉक्यूमेंट को फोर्ज करता है और फोर्ज करने के बाद उसका कोई राइट जनरेट होता है, जैसे मान लीजिए उसने कोई बिल बना ली है, कोई जीपे बना लिया है, कोई नया लिंक बना लिया है और उस लिंक को बनाने से उसको फायदा होने वाला है, तो जिसपे वो राइट जनरेट होता है उसके अंदर जो सजा है वो लाइफ तक की है और जुर्माना भी जो है जितना वो धोखा देता है उससे ज्यादा का जुर्माना है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट, जैसे आपने पहले बताया, कोई कॉल करता है, कॉल करना तो अपने आप में जालसाजी नहीं है, लेकिन फोर्ज लिंक भेजना, झूठा लिंक भेजना, वो जालसाजी कैटेगरी में है। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो नेशनल जो साइबर क्राइम जो ब्यूरो है हमारा, आप एक तो ऑनलाइन वहाँ पे आप कंप्लेंट दे सकते हैं, वहाँ पे बहुत इफेक्टिव तरीके से काम होता है। दूसरा आपका कंसर्न जो थाना होता है और ये जो आपको जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर साइबर ब्रांच होती है। आप जो भी फ्रॉड से रिलेटेड ऑनलाइन जो फ्रॉड होते हैं आप वहाँ पर कंप्लेंट कीजिए, वहाँ पर कंपैरेटिवली एक्सपर्ट लोग होते हैं और जल्दी से जो है वो लोग उसको अपराधी को पकड़ते हैं, कोशिश करते हैं कि आपका पैसा जी आपने बहुत तफसील से, बहुत विस्तार से इस बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारियां दी और बताया कि किस तरह से आप जालसाजी से बच सकते हैं। पहले तो हम भी आप लोगों से ये कहेंगे कि आप सतर्क रहिए, सचेत रहिए और जालसाजी जैसे किसी भी तरह से आप इन सब चीजों से दूर रहिए। लेकिन फिर भी अगर आप फंस जाते हैं तो किस तरह से आपको निकलना है ये ऋषिपाल जी ने आपको बताया, समझाया किस तरह से आप कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं और किस तरह से अपनी मदद कर सकते हैं, ये आज हमने आपको समझाने की कोशिश की है। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।